हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम DOLLP की लॉ ऑफ क्राइम के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि लॉ क्या है, फिर हम जानते हैं कि क्राइम क्या है। तो लॉ दो तरीके के होते हैं हमारे, एक सब्सटेंटिव लॉ और एक प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है? सब्सटेंटिव लॉ वो लॉ है जो हमारे राइट्स और लायबिलिटीज़ को डिफ़ाइन करता है। किसी भी इंडिविजुअल के राइट्स और लायबिलिटी जो डिफ़ाइन करे उसको हम बोलते हैं सब्सटेंटिव लॉ। जैसे हमारे इंडियन पिनल कोड में ये हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर अब ये राइट्स एंड लायबिलिटीज़ क्या है, किस तरह की राइट्स एंड लायबिलिटीज़ की बात की जा रही है इन लोग के अंदर। जैसे मेरा एक राइट है कि मैं सेफ़ रहूं, अगर और दूसरे पर्सन की लायबिलिटी है कि मैं किसी को नुकसान ना पहुंचाऊं या फिर वो मुझे नुकसान ना पहुंचाए, तो ये इन्हीं तरह के राइट्स और लायबिलिटीज़ की बात कर रहा है। प्रोसीजर लॉ हमें बताता है कि ये जो मेरे राइट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं, अगर इन्हें कोई भी हार्म करने की कोशिश करता है तो या फिर हार्म कर देता है, तो उस केस में मुझे किस तरीके से प्रोसीजर के थ्रू फॉलो करके कोर्ट में जाना होगा और अपने राइट्स और लायबिलिटीज़ को सेव करना होगा या फिर प्रोटेक्ट करना होगा। इसके बाद जो ह्यूमन बिहेवियर है वो दो तरीके का होता है। एक होता है प्रिस्क्रिप्टिव, कि हमने आपको कहा है कि ऐसा करो नहीं करो पर इसके ऊपर पनिशमेंट नहीं है। दूसरा होता है प्रोस्क्रिप्टिव, मतलब आपको वो काम करने से हमने मना भी किया है और अगर आपने वैसा नहीं किया, जो काम आपको हमने करने से मना किया है, अगर आपने वो काम किया तो हम उसको पनिश भी करेंगे। तो वो प्रोहिबिटेड भी है और पनिशेबल भी है। अब वो पनिशेबल है इसीलिए वो क्राइम हो गया। जैसे मर्डर, आप मर्डर नहीं कर सकते किसी का, अगर आपने किया तो पनिशेबल है। कहाँ पनिशेबल है? IPC में पनिशेबल है, 302 के अंदर। और प्रिस्क्रिप्टिव के अंदर प्रोहिबिटेड तो है कि भूखे को कि भूखे को खाना मत देना या फिर कुछ इस तरीके का, पर वो पनिशेबल नहीं है कि अगर आपने खाना नहीं भी दिया तो भी चलेगा। मोरल रॉन्ग एक तरीके से हम कह सकते हैं इसको। या फिर मेरे सामने कोई इंसान डूब रहा था, मैंने उसको डूबते हुए नहीं बचाया, प्रोहिबिटेड है ना कि एक तरीके से किसी डूबते हुए इंसान को बचाना एक तरीके मेरी ड्यूटी है एक ह्यूमन बीइंग की तरह। पर अगर मैंने नहीं भी बचाया क्योंकि मेरी वो ड्यूटी नहीं थी, वहाँ पर मैं स्विमिंग पूल के पास नहीं खड़ी थी, तो ये पनिशेबल नहीं है। तो ये मोरल रॉन्ग्स होते हैं कि मुझे खुद से गिल्ट लगेगा कि मुझे तैरना आता था, एक इंसान डूब रहा था और मैंने उसे नहीं बचाया। पर अगर मुझे खुद नहीं तैरना आता था और वो इंसान डूब रहा था तो मैं वैसे भी नहीं बचा सकती थी। ठीक है, व्हाट इज़ क्राइम? अब क्राइम क्या है? अभी तो हमने पढ़ा कि लॉ क्या होता है, दो तरीके के लॉ होते हैं। अब क्राइम, जो क्राइम होता है ये एक अनलॉफुल एक्ट होता है। लॉफुल एक्ट मतलब पुलिस वाला किसी को भी एक्यूज़ को पकड़ते हुए, किसी भी अपराधी को पकड़ते हुए वो उसके पैरों पे गोली चला सकता है अगर वो बहुत तेज़ भाग रहा है और पुलिस वाला उसको नहीं पकड़ पा रहा, तो ये तो हो गया लॉफुल एक्ट। पर मेरे पास गन है, मैंने लाइसेंस लिया हुआ है और मैं किसी के पीछे भाग रही हूँ, उसने कुछ नहीं किया है और मैं क्या उसके पैर पे गोली चला सकती हूँ? नहीं चला सकती। तो ये क्या हो गया? अनलॉफुल एक्ट। ओमिशन का मतलब होता है भूल जाना या फिर कोई एक्ट ना करना। भूल जाना, ना कोई एक्ट करना। मैंने कुछ नहीं किया, ये भी क्राइम है। हाँ, मेरी ड्यूटी थी, एक स्विमिंग पूल में एक बच्चा डूब रहा था और मेरी वहाँ पर ड्यूटी थी कि अगर इस स्विमिंग पूल में कोई इंसान डूबे तो मैं उसको बचाने जाऊँगी एज अ सिक्योरिटी गार्ड और सेफ्टी गार्ड उस पुल के आसपास। मेरी ये ड्यूटी थी उसको डूबने से बचाने के लिए, पर मैंने उसे नहीं बचाया, तो ये क्या है? ओमिशन। मैंने कोई एक्ट नहीं किया जहां मुझे एक्ट करना चाहिए था। ठीक है, अगर किसी भी पुलिस वाले को एक ऐसे अपराध की जानकारी मिलती है जो उसे लगता है कि बहुत ज़्यादा ही संघनीय अपराध है या फिर इसको हम कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं, उसके बाद अगर उसने FIR नहीं लिखी तो ये भी पनिशेबल है।
आज तक तो हमने किसी पुलिस वाले को पनिशमेंट नहीं दी, पर हाँ ये भी पनिशेबल है अगर उसकी ये ड्यूटी थी, उसको ये काम करना था और उसने वो चीज़ नहीं करी तो। विच शोक्स तक अब ये जो क्राइम है, ये हमने ऐसे कौन से एक्ट ऐसे लिए हैं कि हम इनको क्राइम मान रहे हैं, कि रियलिटी हम इनके लिए पनिशमेंट दे रहे हैं। ये क्राइम्स इस तरीके के जो कि बाकी सोसाइटी के बाकी सारे लोगों को इफ़ेक्ट करेगा। जैसे चोरी, कहीं पर अगर चोरी हो, किसी जिसके घर पे चोरी हुई है उसको तो नुकसान हो ही रहा है, पर सोसाइटी के अंदर चोर बढ़ रहे हैं, क्या इससे पूरी सोसाइटी को खतरा नहीं रहेगा कि हमारे घर भी कल चोरी हो सकती है? तो ये क्या कर रहा है, शॉक्स द कॉन्साइंस ऑफ द सोसाइटी को हिला देते हैं जो क्राइम्स, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच लीगल पनिशमेंट इज इन्फ्लिक्टेड। अभी जो पनिशमेंट है ना, ये भी लीगल तरीके से दी जाएगी। मतलब कोई भी आसपास के लोग, जैसी चोर को पकड़ा, आसपास के लोगों ने पकड़ के उसको पीटना स्टार्ट कर दिया, क्या ये लीगल पनिशमेंट है? नहीं। उस चोर को हम पकड़ेंगे, उसको पुलिस स्टेशन लेके जाएंगे, पुलिस को पकड़ाएंगे, फिर वहाँ पर उसके ऊपर उसके एफआईआर लिखी जाएगी कि इसने चोरी करी है। चोरी करने के बाद फिर वो कोर्ट में उसकी चार्जशीट फाइल होगी कि इसके ऊपर क्या क्या अपराध के हमने चार्जेस लगाए हैं। फिर उसका कोर्ट में ट्रायल चलेगा कि क्या इसने सच में चोरी करी है या नहीं करी है। तो ये सब चीज़ें चलने के बाद उसको फिर पनिशमेंट मिलेगी कोर्ट के थ्रू कि हाँ इसने चोरी करी है, तो अब इसको हम जेल में भेज देते हैं। तो ये चीज़ जितना भी प्रोसेस था सारा, एफआईआर लिखना, चार्जशीट फाइल होना, ट्रायल चढ़ना, उसके बाद कन्विक्शन होना, ये एक लीगल पनिशमेंट के थ्रू होगा। ये लीगल पनिशमेंट होगी। इज इन्फ्लिक्टेड ऑन द पर्सन हु कमिटेड सच अनलॉफुल एक्ट और ओमिशन, और उसी इंसान को दी जाएगी जिसने वो अनलॉफुल एक्ट या फिर ओमिशन किया है। किसी और के बिहाफ पे मुझे सजा थोड़ा ना मिलेगी। द इंडियन पीनल कोड 1860, इन शॉर्ट IPC, डील्स विद द डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्राइम एंड देयर रिस्पेक्टिव पनिशमेंट्स। तो IPC के अंदर काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के क्राइम्स दिए गए हैं और उनकी पनिशमेंट्स क्या होगी ये भी दिए हुए हैं। पर्पस ऑफ क्रिमिनल लॉ, अब हमने क्रिमिनल लॉ क्यों बनाया है, ज़रूरत ही क्या है क्रिमिनल लॉ बनाने की, किसी को पनिश करने की, कि हम प्रोटेक्ट कर सकें। किसको प्रोटेक्ट करना है? पर्सन को और उसकी प्रॉपर्टी को। किससे? इंटेंशनल वायलेंस से। कोई तुम्हें चाह कर नुकसान पहुंचाना चाहता है। अनइंटेंडेड हार्म, बिना चाहे भी अगर कुछ हार्म हो जाए तो उस चीज़ से भी प्रोटेक्ट करना चाहता है। एंड द प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट, प्रॉपर्टी को हमें किससे बचाना है? थेफ्ट, फ्रॉड और डैमेज। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी, ये सिर्फ हमने एग्जाम्पल के लिए समझाया। ठीक है, अब इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक्स विल नॉट किल द वाई, एक्स विल नॉट हार्म हिज इट्स प्रॉपर्टी, इफ़ ही डू सो ही विल गेट द पनिशमेंट। तो एक्स वाई को मार नहीं सकता, एक्स उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर वो ऐसा करता है तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी। अब टाइप्स ऑफ क्राइम कौन कौन से हैं जो IPC में हम डील करेंगे मेजरली? ऐसे तो हैं बहुत सारे इनके अलावा भी, पर मेजरली अभी हम किसको डील करेंगे DU में? तो ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट कोई क्राइम हो रहा है, लाइफ, इंसान को मारा जा रहा है, यहाँ पर हम सिर्फ ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं। ठीक है, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, क्राइम अगेंस्ट पब्लिक पीस एंड ऑर्डर, सोसाइटी में जो पब्लिक पीस है या फिर वहाँ जो मेंटेन ऑर्डर है उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करना। जैसे ट्रिजन, ट्रिजन का मतलब है बिट्रेइंग, धोखा देना। मतलब आप देश को धोखा दे रहे हो, किसी एनिमी की सहायता कर रहे हो ताकि हमारे देश के ऊपर कोई हमला कर सके। तो ये हो गया कि हम पब्लिक पीस को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। क्राइम अगेंस्ट रिलीजन, रिलीजन के अगेंस्ट अगर हम कोई क्राइम करें। क्राइम अगेंस्ट फैमिली एंड मोरल्स ऑफ फैमिली इंस्टीट्यूशंस, किसी फैमिली के फैमिली या फिर फैमिली मोरल्स ऑफ फैमिली इंस्टीट्यूशन में अगर हम कुछ क्राइम करें। जैसे बाइगमी, बाइगमी का क्या मतलब है? एक इंसान ने एक से ज़्यादा शादी करी है। हिंदू लॉ के अंदर एक इंसान एक ही शादी कर सकता है, 2 शादी नहीं कर सकता, तो वो हो गया बाइगमी। अडल्ट्री, पहले ये क्राइम था, अब ये क्राइम नहीं है।
अडल्ट्री के अंदर हुआ यह करता था कि अगर एक हस्बैंड, उसकी वाइफ, अब एक थर्ड पर्सन है, वो मैरिड है या अनमैरिड है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर उसका इसकी वाइफ के साथ कोई अफेयर चल रहा है और ये ए, इसका अगर इसके साथ अफेयर चल रहा है या फिर इसने कोई संबंध बनाए, सेक्सुअल रिलेशन अगर इसने करे, तो यहाँ पर जो एच है वो ए के अगेंस्ट केस फाइल करता है अडल्ट्री के लिए। अपनी वाइफ को कुछ नहीं कह रहा वो, ना इसकी वाइफ इसके ए के अगेंस्ट केस फाइल कर रही है। राइट किसको मिला है? राइट इन्फ्रिंज किसका हो रहा है? हस्बैंड का, कि वो हस्बैंड की प्रॉपर्टी है वाइफ। इस तरीके से इसकी इंटरप्रिटेशन दी जाती थी अडल्ट्री की। तो अब अडल्ट्री क्राइम नहीं है। सिडमी एटसेट्रा। इकोनॉमिक्स क्राइम, इसके अलावा इकोनॉमिक्स क्राइम की स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तुमने मार्केट को मैनिपुलेट करा है, प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ाए चढ़ाए हैं। हवाला ट्रांजैक्शन से क्या होता है? मार्केट के अंदर जो ब्लैक मनी होती हैं वो बढ़ती है। कॉरपोरेट मिसफीजेंस और मनी लॉन्ड्रिंग, आप ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट करते हो अलग अलग तरीके से, चैनल्स में घुमा घुमा कर, या फिर आप बेसिक एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। अब एलिमेंट्स के क्राइम करने के बेसिक एलिमेंट क्या है कि यहाँ पर दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो एक्टस रियस होना चाहिए, ये एक्टस रियस क्या है, और एक मेंस रिया होना चाहिए। एक्टस का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, कि ह्यूमन कंडक्ट की क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे, उसने जो एक्ट किया है उससे क्या हो रहा है। रियस का मतलब है जो कि प्रोहिबिटेड है। रियस मतलब प्रोहिबिटेड, मतलब ऐसे एक्ट जो कि प्रोहिबिटेड हैं। चोरी करना प्रोहिबिटेड है, मर्डर करना प्रोहिबिटेड है, किसी दूसरों के घर में बिना पूछे घुस जाना, ट्रेसपास जिसे हम कहते हैं, प्रोहिबिटेड है। मेंस रिया मतलब गिल्टी माइंड, रिया का मतलब वही प्रोहिबिटेड। आप किसी के मर्डर करने की इंटेंशन के बारे में सोच रहे हो, ये भी प्रोहिबिटेड है। पर क्या सिर्फ मेंस रिया के लिए पनिशमेंट है? नहीं। मैंने किसी को मारने के बारे में सोचा, पनिशमेंट नहीं है। मैंने सिर्फ किसी को मार दिया, मेरी इंटेंशन नहीं थी उसको मारने की, अरे मैं तो चाहती ही नहीं थी उसको थप्पड़ भी लगे, पर वो लग गया। नेग्लिजेंटली मैं कहीं से घूमी अचानक से और उसको थप्पड़ लग गया। ये क्या है? एक्टस रियस, प्रोहिबिटेड है, पर क्या मैं चाहती थी उसको मारना? नहीं। तो ये दोनों चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी होती है जहाँ पर सिर्फ एक्ट पनिशेबल होता है, जहाँ पर हम ये नहीं देखते कि उसकी इंटेंशन थी या नहीं थी, जैसे कि किडनैपिंग। ठीक है, किडनैपिंग के अंदर हम इंटेंशन नहीं देखते कि सामने वाले की इंटेंशन थी या नहीं थी चोरी कर बच्चे को चुराने की, सिर्फ मैंसरिया प्रोहिबिटेड हो। कॉन्स्पिरेसी, दो या दो से ज़्यादा लोगों ने मिलकर किसी को मारने की प्लानिंग करी और एग्रीमेंट बना लिया कि आज तो हम इसको मारेंगे, इसको बोलते हैं हम कॉन्स्पिरेसी, पनिशेबल है। तो इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी देख ली हमने, एक्टस रियस और मेंस रिया के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लिया। ठीक है, अब एक्टस रियस, एक्ट हैज़ टू बी वॉलेंट्री एक्ट। ये जो एक्टस रियस है ये वॉलेंट्री एक्ट होना चाहिए। वॉलेंट्री एक्ट मतलब हमने खुद से अपनी मर्ज़ी से किया हो, किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया कि मेरे सर पर किसी ने बंदूक रखी थी और कहा था कि अगर तुमने इसको नहीं मारा
तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो ऐसा वॉलेंट्री एक्ट होना चाहिए, किसी ने फोर्स ना किया हो तुम्हें। एक्ट मीन्स अ कॉन्शियस और विलफुल मूवमेंट, तुमने अपनी मर्जी से किया है, अपने दिमाग से सोच समझ के किया है। जनरली एन एक्ट पर से डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट क्राइम। इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट क्रिमिनल लायबिलिटी, एक्टस रियस मस्ट बी कपल्ड विद मेंस रिया। तो एक्टस रियस का मेंस रिया के साथ कपल होना ज़रूरी है। जनरली सिर्फ एक्टस रियस क्राइम नहीं है, हमने पढ़ा ना, सिर्फ एक्टस रियस होना क्राइम नहीं है, एक्टस के साथ मेंस रिया होना भी ज़रूरी है। कि कोई भी एक्ट मैंने गिल्टी माइंड से किया है, एक्ट विद गिल्टी माइंड, तब ये बनेगा क्राइम। ये एक जनरल लॉ है। एक्सेप्शन मतलब कि अगर गिल्टी माइंड नहीं भी था तो भी कोई क्राइम किया है तो भी हम उसको क्राइम मानेंगे। एक्ट शुड रिजल्ट इन हार्म, मैंने कुछ एक्ट किया पर उससे तुम्हें कोई हार्म ही नहीं हुआ, तो उसकी वजह से हार्म होना भी ज़रूरी है। ठीक है, फिजिकल, मेंटल, किसी भी तरीके का हार्म। एक्ट टू बी डायरेक्ट कॉज ऑफ हार्म, और उस एक्ट की वजह से ही तुम्हें हार्म होना चाहिए। ठीक है, अगर मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा, हार्म क्या हुआ तुम्हें दर्द हुआ, तुम्हारे गाल लाल हो गए, तो ये हार्म हुआ, मेरे इस एक्ट की वजह से हुआ। इस थप्पड़ मारने की वजह से अब तुम गिर भी गए, ठीक है, और ज़मीन में कोई पत्थर वत्थर लगा था, नहीं ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। तो डायरेक्ट कॉज ऑफ हार्म तो समझ आया कि मेरे थप्पड़ लगने की वजह से ही तुम्हें हार्म होना चाहिए। किसी और चीज़ की वजह से अगर तुम्हें हार्म हुआ है, कि अब तुम्हें सी ने भी थप्पड़ मारा है यहाँ पे खड़े होके, तो क्या मुझे सी के एक्ट के लिए भी पनिश कर दोगे? नहीं, मेरे को पनिश करने के लिए मेरे एक्ट के लिए ही पनिश कर सकते हो, और मेरे थप्पड़ मारने से जो तुम्हें हार्म हुआ है सिर्फ मुझे उसी की सज़ा मिलेगी। द हार्म मस्ट बी डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ एक्ट, दैट इज क्वाजा कॉसन्स, द इमीडिएट कॉज, कि इसी की वजह से ऐसा हुआ है। ठीक, मेंस रिया, इट इज़ नेसेसरी एलिमेंट ऑफ मैनी क्राइम्स। गिल्टी माइंड, the standard common law test of criminal liability is expressed in Latin phrase, that is actus reus non facit reum nisi min citria। इसका मतलब है the act is not culpable unless the mind is guilty। कोई भी एक्ट कल्पेबल मतलब पनिशेबल नहीं है जब तक कि उस एक्ट को करने के लिए मेरा गिल्टी माइंड नहीं था। ये एक जनरल फ्रेज है, हमने इसकी एक्सेप्शंस देख लिया है। एग्जाम्पल, वेयर द एक्टस रियस इज पर से पनिशेबल, दैट इज मेंस रिया इज नॉट रिक्वायर्ड। तो ऐसे कौन से एक्ट है जहाँ पर सिर्फ एक्ट करना ही पनिशेबल है, वहाँ पर मेंस रिया की ज़रूरत ही नहीं है, और ये क्या है, इसकी एक्सेप्शंस हैं। ये ओनली एक्ट इज पनिशेबल, नो गिल्टी माइंड is required। Got it? पहला गया किडनैपिंग। किडनैपिंग हम यूज़ करते हैं अगर वो गर्ल है तो 18 साल से नीचे की होनी चाहिए, बॉय है तो 16 साल से नीचे का होना चाहिए, और एब्डक्शन हम वर्ड यूज़ करते हैं कि अगर कोई इंसान 16 साल से अबव है, मतलब कोई बॉय वो 16 साल से अबव है, और जो कोई वुमेन है या फिर गर्ल है वो 18 अबव है। एग्जाम्पल, वेयर द एक्टस reus is not punishable, it is not coupled with mens rea, that is mens rea is required। ऐसे कौन से क्राइम है जहाँ पर एक्टस रियस और मेंस रिया दोनों होने चाहिए?
ये दोनों होने चाहिए, तभी हम उसको क्राइम मानेंगे। X is a part of prank on Y to convey Y's notebook with him to his home with the intention to return it later. Here, X cannot be said to have committed theft as there is no guilty intention. X दोस्तों के दोस्तों बीच में चलती है कि तेरी किताब मैं लेके जा रहा हूँ, मजाक मजाक में ये तो मेरी है। उसकी इंटेंशन क्या थी, बाद में दे ही दूंगा इसको इसकी किताब। तो ये क्या, यहाँ पर ही चोरी इल्ज़ाम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसकी इंटेंशन नहीं थी। देयर शुड बी एन इंटेंशन टू कमिट थेफ्ट। स्टेजेस ऑफ क्राइम। अब क्राइम के स्टेजेस क्या हैं? हमने रिक्वायरमेंट्स पढ़ी क्राइम की कि एक्टर सीरियस होना चाहिए और मैन सीरियस होना चाहिए। अब क्राइम के स्टेजेस क्या हैं कि यहाँ इंटेंशन होनी चाहिए कि तुम्हारा गिल्टी माइंड है। प्रिपरेशन होनी चाहिए कि तुमने सोचा कि तुम्हें एक्स को मारना है। एक्स को मारने के लिए तुम मार्केट गए, एक बढ़िया से चक्कू की शॉप पे गए जहाँ पर तुम उसको मार सको, ऐसा तुमने चक्कू ढूंढा, स्ट्रॉन्ग सा बढ़िया सा। उसकी धार देखी कि इसकी बॉडी में से आर पार हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। उसके बाद तुमने देखा कि मैं इसको ढंग से कैरी कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा। ठीक है, तुमने से जलाने की प्रैक्टिस करी कि हाँ मैं ऐसे जाऊँगा और ऐसे मारूंगा उसको। तो ये सब क्या है, प्रिपरेशन का पार्ट है। अटेम्प्ट का मतलब होता है कि तुम गए एक्स के पास, तुमने एक्स को मारने की कोशिश करी और एक्स झुक गया, ये हो गया अटेम्प्ट। तुम गए एक्स के पास, तुमने एक्स को मारा और एक्स के पेट में चाकू घोंप दिया और उसकी वजह से वो मर भी गया, तो ये हो गया कमीशन। ठीक है, अटेम्प्ट भी पनिशेबल है और कमीशन भी पनिशेबल है। कि तुमने मुझे मारने की कोशिश करी, ये भी पनिशेबल था। तुमने मुझे मारा, ये भी पनिशेबल है। ठीक है, द फर्स्ट टू स्टेजेस डू नॉट। मैंने इंटेंशन बनाई किसी को मारने की, मेरे माइंड में क्या चल रहा है तुम्हें पता है? नहीं। तो ये जो इंटेंशन फॉर्म हो रही है माइंड के अंदर ही, जो मुझे पता नहीं लग सकती जब तक कि उसने कोई एक्ट ना किया हो, तो इसीलिए ये पनिशेबल भी नहीं है। प्रिपरेशन, मैं शॉप पे गई, चक्कू वक्कू देखा, ख़रीदा। मैं प्रिपरेशन करते करते ही मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, अब मेरा गुस्सा शांत हो गया, मेरे को एक्स को नहीं मारना। तो प्रिपरेशन भी, जब तक मैंने सारी प्रिपरेशन कर ली उसके बाद तक भी वो पनिशेबल नहीं है। ठीक है, द फर्स्ट टू स्टेजेस डू नॉट एब्स्ट्रैक्ट क्रिमिनल लायबिलिटी। ठीक, अब इंटेंशन के बारे में इन्होंने दिया वही जो हमने सारा पढ़ा। इट इज़ इम्पॉसिबल टू फॉर एनीवन टू बी एबल टू लुक इनटू द माइंड ऑफ क्रिमिनल्स एंड प्रूव द एविल इंटेंशन। क्रिमिनल के माइंड में जाके तुम उसके बारे में नहीं जान सकते क्या चल रहा है उसके माइंड में, और उसकी एविल इंटेंशन को तुम प्रूव भी कैसे कर दोगे जब तुम्हें पता लग गया कि इसके माइंड में क्या चल रहा है? नहीं प्रूव कर सकते तुम। नोइंग इंटेंशन ऑफ अ पर्सन एक्यूरेटली इज़ नॉट पॉसिबल। और कोई भी इंसान क्या सोच रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है एक्यूरेटली, कि हाँ 100% ही यही सोच रहा है। However, action of a person and the context in which the action is taken often clearly indicates the intention of a person. पर किसी की इंटेंशन किससे पता लगती है? उसके एक्ट से, उसके एक्शन से। उसने वो एक्शन किस कंटेक्स्ट में किया है, कैसे किया है, तो उससे हमें उसकी इंटेंशन पता लगती है। एक्स ने चाकू लेकर आया, वाई की तरफ बढ़ा और ज़ोर से घुमाया ताकि उसको लग जाए। क्या मुझे ये इंटेंशन पता नहीं लग गई कि मैं उसको मारना चाहती थी? अब एक्स लेकर आया नकली चाकू प्लास्टिक का, उसने वाई की तरफ घुमाया। मेरे एक्ट से क्या पता लग रहा है? मैं उसको मारना चाहती थी? नहीं, डराना चाहती थी। ठीक, तो मेरे एक्ट से पता लग रहा है कि मैं क्या करना चाहती थी। X thinking to harm Donald Trump. Till the time he does not do anything which harm Donald Trump, he is not punishable. जब तक उसने ऐसा कोई काम नहीं किया, जब तक डोनाल्ड ट्रम्प को नुकसान ना पहुंचे, तब तक वो पनिशेबल नहीं है। प्रिपरेशन, देयर आर प्रैक्टिकल रीज़न फॉर नॉट पनिशिंग प्रिपरेशन ऑफ क्राइम। प्रिपरेशन ऑफ क्राइम को हम पनिशेबल क्यों नहीं कह सकते? कि
मैं एक्स वाई को पॉइजन दे के मारना चाहता है। ये क्या गया, मेडिकल शॉप पर गया और यहाँ से इसने खरीदी चूहे मारने वाली दवाई, ठीक है, रैट पॉइजन खरीदा इसने। अभी मैं रैट पॉइजन खरीद रही हूँ, तुम्हें पता है कि मैं इससे मैं किसी को मारना चाहती हूँ या फिर अपने घर में चूहे ही मारना चाहती हूँ, कि ये जो एक्स है ये इससे वाई को मारना चाहता है या फिर चूहे ही मारना चाहता है, नहीं पता ना। तो इसीलिए प्रिपरेशन भी हम पनिशेबल नहीं करते, क्योंकि प्रिपरेशन से हमें ये पता नहीं लग पाता कि क्लियरली क्या वो ऐसा करना चाहता था, मुझे उसकी इंटेंशन क्लियरली नहीं पता लग पा रही। It is quite possible that the person who originally had the intention to commit an offense may before actually committing give up। मैंने कहा ना कि मेरा गुस्सा शांत हो गया, मैं जैसी चक्कू वगैरह की शॉप पे की कि नहीं मुझे एक्स को नहीं मारना, कि जब तक वो एक्चुअल क्राइम करने जाएगा उससे पहले ही उसने क्या कर दिया, गिव अप कर दिया कि नहीं मुझे नहीं मारना, बिकॉज ऑफ फियर और चेंज ऑफ हर्ट और एनी अदर रीज़न। डर लग गया उसको, उसका दिल बदल गया कि अब नहीं मारना, इसके अलावा कोई और रीज़न हो, ठीक है, कि जिस वाई को मैं मारने की सोच रही थी वो तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त निकला, ठीक है। सेकेंडली, इट इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू स्टेट विद सर्टेनिटी दैट द प्रिपरेटर वॉज विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग द क्राइम। और प्रिपरेशन की स्टेज पर हमें ये पता ही नहीं लग पाता कि वो सच में क्राइम करना चाहता है या नहीं करना चाहता। वही ना, रेड पॉइजन मैंने खरीदा है कि क्या मैं इसे घर में चूहे मारना चाहती हूँ या फिर किसी को मारना चाहती हूँ। एक्सेप्शन, प्रिपरेशन फॉर डेकोइटी इज़ पनिशेबल। लूटना चाहते हो तुम किसी को, उसकी वो प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यहाँ पर सिर्फ प्रिपरेशन भी क्या है, पनिशेबल है। Y wants to kill Y, X wants to kill Y, X thinks to kill Y, ठीक है। Watch the activity of Y and arrange a poison. Because of fear he not committed crime, not punishable. और जो poison खरीदा और to kill the rat in house, समझ आया ना, वही सेम एग्जाम्पल है जो हमने X और Y का लिया था। वो चाहता है उसको मारना, उसको मारने के लिए उसने अरेंजमेंट करी, प्रिपरेशन करी कि मैं शॉप पे जाऊंगा, यहाँ से चूहे मारने वाली दवाई ख़रीदूँगा। चूहे मारने वाली दवाई ख़रीद के वो घर लेकर आया, घर आकर उसने खीर बनाई कि भाई लो भाई मैं तुम्हारे लिए खीर बना रही हूँ, तुम खाना बड़े प्यार से, ठीक है। खीर बनाकर मैंने इसके अंदर जहर मिला भी दिया, अभी भी प्रिपरेशन चल रही है। खीर बना दिया, जहर मिला दिया, रसोई से निकली कटोरी मेरे हाथ में जिसमें जहर है, अभी ये कटोरी मैंने वाई को दी नहीं है, अभी भी प्रिपरेशन चल रही है। जैसे ही ये कटोरी मैं वाई के हाथ में थमा दूंगी, यहाँ मेरा क्राइम हो जाएगा। वाई ने तो भी खीर खाई नहीं, मरा ही नहीं, ठीक है, वाई ने खीर नहीं खाई, नहीं मरा। अब यहाँ पर दो चीज़ें हुई, जैसे ही मैंने वाई को खीर की कटोरी दी, वाई ने खीर खाई, वाई मर गया। दूसरा, वाई ने वो कटोरी वहीं छोड़ दी और वाई की जगह किसी और ने खा ली, या फिर वहाँ पे डॉग था उसने खाई, उसने वो खीर खाई और वो मर गया। क्या वाई को पता नहीं लग जाएगा कि इस कटोरी में खीर में जहर था और ये मुझे मारने के लिए था? अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया, ये भी पनिशेबल है, ये भी पनिशेबल है, ठीक है। अटेम्प्ट के ऊपर आ जाते हैं। अटेम्प्ट सिर्फ ये है कि मैंने अपनी तरफ से सारे एक्ट कर दिए किसी भी क्राइम को करने के लिए, अब वो क्राइम हो नहीं पाया मेरी वजह से, नहीं किसी और भी चीज़ की वजह से, ठीक है। तो वो हो गया हमारा अटेम्प्ट में कि मैंने अपनी पूरी कोशिश करी थी वाई को मारने की, पर वाई ही बच गया, ठीक है। एन अटेम्प्ट टू कमिट अ क्राइम इज एसेंशियली अ पॉजिटिव स्टेप टूवर्ड्स द कमीशन ऑफ एन कंटेम्पलेटेड ऑफेंस आफ्टर द प्रिपरेशन आर मेड।
प्रिपरेशन होने के बाद ये पहला स्टेप है कि हाँ, कि अब ये पनिशेबल भी है। क्राइम को करने के लिए एक पॉजिटिव स्टेप है। इट इज़ अ स्टेज ऑफ क्राइम विच इफ सक्सेसफुल रिजल्ट इन टू कमीशन ऑफ अ क्राइम। अगर मेरा एक्ट सिर्फ अटेम्प्ट ना रहकर कमीशन तक पहुंच गया, अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो गया, जो मैं करना चाहती थी वो हो गया, तो वो कमीशन हो जाएगा। ठीक है। An attempt cannot be withdrawn. Once an attempt is made, the perpetrator does not remain in the position to change his mind and go back without committing the crime. तुमने अटेम्प्ट तो कर ही दिया, अब तुम इसको विड्रॉ कैसे करोगे? तुम्हारी इंटेंशन तो छलक ही गई, तुम एक्स को मारना चाहते थे। चाकू लेकर तुम एक्स के पास गए, यहाँ पे ज़ोर से घुमाया इसके सर के पास ताकि इसके सिर में लग जाए चाकू, पर वो तो एक्स ही झुक गया, तो तुमने तो क्राइम कर ही दिया। ठीक है। एक्स वांट्स टू किल वाई, इंटेंशन हमें पता लग गई, चाहता है वो क्राइम करना। रिसर्च अबाउट पॉइजन, जहर की उसने सारी रिसर्च करी, कौन सा जहर है जिससे मैं इंसान को मार सकती हूँ, उससे ह्यूमन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, एनिमल पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। गया एक्स ने पॉइजन खरीदा वाई को मारने के लिए, मिक्स अ पॉइजन इन द फूड, ये सारी प्रिपरेशन चल रही है, बताया मैंने। सर्व द फूड टू वाई, अटेम्प्ट हो गया। ठीक है। अब वाई ने फूड खाया, सक्सेसफुल अटेम्प्ट हो गया, मर गया वो, तो पनिशेबल। इसके अलावा कोई ऐसे फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर क्या हो सकते हैं, जैसे खीर में इतना जहर था ही नहीं कि कोई इंसान मर सके, बहुत कम क्वांटिटी में था। ये क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर। कैसे? मेरी नॉलेज कम थी उस क्राइम को करने के लिए, मुझे कितना पॉइजन डालना चाहिए था वो चीज़ मैंने ढंग से मेजर नहीं करी या फिर सर्च नहीं की। एंड डज नॉट, या फिर किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से अगर वाई ने नहीं खाया, वाई को किसी ने बुला लिया, अरे वाई इधर आना, वाई चला गया उठ के, उसने खीर नहीं खाई। एंड एग्जाम्पल, कैट ईट्स अ फूड एंड डाई, तो जिसको वो मारना चाहता था वाई, एक्स वाई को मारना चाहता था, वाई नहीं मरा, तो ये क्या हो गया, अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट हो गया। और ये क्या है, ये भी पनिशेबल है, दोनों पनिशेबल है। अटैम्प्ट चाहे सक्सेसफुल हो चाहे अनसक्सेसफुल हो, पनिशेबल दोनों ही है। वाई एज एन अटैम्प्ट टू कमिट अ क्राइम पनिशेबल? इन अटैम्प्ट टू अ क्राइम अ पर्सन इज पनिश्ड फॉर डूइंग समथिंग इन फर्दरेंस ऑफ हिज एविल इंटेंशन, क्योंकि यहाँ पर वो सिर्फ अपनी एविल इंटेंशन, गिल्टी माइंड के अलावा उसने कोई एक्ट किया है क्राइम को करने के लिए। An attempt does not succeed either by chance or due to the faulty design of the perpetrator. जो अटैम्प्ट है वो सक्सीड नहीं हो पाया, किस वजह से, चांस की वजह से, या फिर उसने प्रिपरेशन ही सही से नहीं की, उसने जहरी ढंग से संग से नहीं मिलाया उसमें। बट नॉट फॉर द बेनिफिशन ऑफ द परपिट्रेटर। His mind is guilty and he tried to commit a criminal act, therefore he should be punished. उसका गिल्टी माइंड है, उसने ट्राई करा उस क्राइम को कमिट करने के लिए, तो उसको तब भी पनिश करना ज़रूरी है। अगर उसको तब पनिश नहीं किया गया तो क्या वो सेम एक्ट दोबारा नहीं करेगा? क्या वो दोबारा एक्स वाई को मारने की कोशिश नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। An attempt is successful leads to the actual commission of the crime. It is only because of some reason beyond the control of offender. ठीक है, अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो गया, कमीशन। The offense could not be accomplished. Hence, अगर उसने अपनी तरफ से पूरी प्रिपरेशन करी थी, अगर वो कंप्लीट हो जाता तो वो कमीशन बन जाता, पर किसी दूसरे रीजंस की वजह से जो कि उसके कंट्रोल में नहीं थे, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ऑफेंडर। अगर वो ऑफेंडर के कंट्रोल में ही होते तो हम उसे अटेम्प्ट कैसे मानते? उसके कंट्रोल में होते तो वो रुक जाता पहले ही,
क्राइम करने से पहले ही रुक जाता। जब वो क्राइम करने से पहले रुक ही जाता तो वो अटैम्प्ट बनता ही नहीं, मतलब वो प्रिपरेशन स्टेज में ही रहता। कि वो खीर की कटोरी वाई के पास गया तो लेकर, पर उसने वाई को दी नहीं, अभी भी प्रिपरेशन चल रही है। ठीक है। द ऑफेंस कुड नॉट बी अकम्प्लिश हिंस, तो अगर जैसी वो कटोरी एक्स के हाथ से वाई के हाथ में चली गई है, वो एक्स के कंट्रोल में नहीं रही, अब वो वाई के कंट्रोल में चली गई है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये अटेम्प्ट। कमीशन ऑफ क्राइम, एक्चुअल कमीशन ऑफ ऑफेंस लीड टू क्रिमिनल लायबिलिटी। जो तुम करना चाहते थे वो हो भी गया तो भुगतो तो हुई सजा। सक्सेसफुल अटेम्प्ट इज कमीशन ऑफ क्राइम। जनरल डिफेंसेस, इफ अ ऑफेंडर डज अ क्राइम डिड ही हैज़ एनी जनरल डिफेंसेस तो थ्रू विच ही कैन एस्केप फ्रॉम लायबिलिटी। कुछ ऐसे जनरल डिफेंसेस होते हैं जिसके थ्रू हम लायबिलिटीज से बच सकते हैं। बच सकते हैं क्राइम करने के बाद भी, कैसे? ऐसे कोई पुलिस वाले ने कोई काम किया, जैसे किसी एग्जीक्यूशनर मतलब मैंने फांसी की सज़ा दी है, एक्स ने फांसी की सज़ा दी है जो कि एक जज है। अब ये जो एग्जीक्यूशनर होता है जो फांसी की सज़ा देगा, यहाँ पर इसकी ये लीगल ड्यूटी है कि इसको लोगों को मारना है, कि जिसको मैंने सज़ा दी है उसको इसको फांसी पे लटकाना है, ये इसकी लीगल ड्यूटी है। तो क्या हम इसको सज़ा दे देंगे अब कि तुमने इसको मार दिया? नहीं। पर ये इस लीगल ड्यूटी के अलावा अगर ये बाहर जाए किसी को मार दे, फांसी पे लटका दे, जिसको मैंने सज़ा नहीं दी है, जिसको जज ने सज़ा नहीं दी है, जिसको कोर्ट ने सज़ा नहीं दी है, मैंने मतलब जज ने सज़ा नहीं, कोर्ट के थ्रू लीगल पनिशमेंट नहीं मिली है, तो हम उसको मान लेंगे इसने क्राइम किया है। किसी बच्चे ने क्राइम करा है, 7 साल का बच्चा है, इसे क्या पता भाई किसने क्राइम क्या होता है क्या नहीं होता है। कोई चीज़ उठा के किसी के पास से अगर मैं ले जाऊं तो उसको थेफ्ट बोलेंगे, मैं किसी को थप्पड़ मार दूं तो वो हर्ट के अंदर आ जाएगा। मुझे नहीं पता ये क्राइम है या नहीं है, 7 साल के छोटे बच्चों के बारे में बात की जा रही है। पर अगर बच्चा 7 से 12 साल की एज का है, 7 साल से कम वाले बच्चों को हम बोलते हैं डोली इन कैपेक्स। उसको कुछ ही नहीं पता, इसने कुछ भी एक्ट करे हैं, कुछ पनिशेबल नहीं है। 7 से 12 साल का बच्चा है, इसको थोड़ी बहुत समझ आने लग गई है कि ये चीज़ गलत है, तो ये डिपेंड करता है कि क्या इसको पता था या नहीं पता था कि ये चीज़ गलत है। जैसे ए है, बी है, ये है 6 साल का और ये है 10 साल का। ये जा रहा है यहाँ से अलमारी में से पैसे निकालने, देख बहन, ये इसको बोल रहा है, देख बहन मैं यहाँ से अलमारी से पैसे निकाल के लेकर आऊँगा, हम बाहर सामान लेने जाएंगे, सामान खरीद के लाएंगे, और तू मम्मी को मत बताइयो, नहीं तो मम्मी मेरे को बहुत मारेगी। क्या इसको ये पता नहीं है कि ये क्राइम है, चोरी नहीं करनी है? इसको ये नहीं पता कि कोर्ट में ऐसे पनिशमेंट मिलती है, पर इसको ये तो पता है ना कि हाँ मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो ये छुपाने के लिए इसको बोल भी रहा है कि बताइयो मत मम्मी को, ठीक है। तो ये क्या है कि क्या इसे पता था, क्या इसको समझ थी कि ये गलत है? तो उस केस में हम इसको पनिश कर सकते हैं। अब कोई भी इंसान किसी भी एज का हो, पागल है, उसने कोई एक्ट किया है, तो क्या उसको पनिशमेंट दे सकते हैं? नहीं दे सकते। इंटॉक्सिकेशन का मतलब है कि तुमने नशे करे हुए हैं, ठीक है, और तुम्हें उस टाइम पे ऐसी कोई समझ नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो उस टाइम पे अगर कोई एक्ट, और ये इंटॉक्सिकेशन भी ऐसा नहीं है कि मेरे दोस्त ने
मुझे अगर ज़बरदस्ती पिलाई है तो ही हम उसको इंटॉक्सिकेशन के डेफिनेशन में डालेंगे। अगर मैंने अपनी मर्ज़ी से बहुत ज़्यादा नशे करे हैं और उसके बाद मैं बाहर जाऊं और मैंने किसी को थप्पड़ वप्पड़ मार दिया, मैं नशे में, मुझे नहीं पता, तो क्या मैं ये डिफेंस ले सकती हूँ मैं नशे में थी? अरे जितनी झेली नहीं जा रही थी तो पी क्यों? ठीक है, तो इंटॉक्सिकेशन भी वॉलेंट्री नहीं होना चाहिए, खुद की मर्ज़ी से नहीं होना चाहिए। किसी ने मुझे ज़बरदस्ती पिलाई या फिर मुझे तो पता भी नहीं था कि इसमें नशा है और मेरी उसमें ड्रिंक में नशे की गोली मिला दी और मुझे नशे हो गए। ठीक है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, नथिंग इन एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ पर्सन who is or who by reason of mistake of fact and not by reason of mistake of law in good faith believes himself to be bound or justified in doing such act। इसका मतलब क्या है? what is mistake of fact, what is mistake of law? mistake of law, अरे मुझे तो पता ही नहीं था चोरी करना क्राइम है, तुम्हें नहीं पता था, तुम्हारी ड्यूटी है तुम्हें लॉ पता होना, पर फैक्ट के अंदर कुछ गड़बड़ हो गई कि इसका एग्जांपल अभी देखेंगे, ये जो एग्जांपल आएगा अभी इसमें देखेंगे कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होता है। मिस्टेक ऑफ लॉ समझ लेते हैं कि तुम्हें लॉ के बारे में नहीं पता था, ये तुम्हारी गलती है और तुम कोर्ट में जाके ये डिफेंस लो कि मुझे तो लॉ ही नहीं पता था कि चोरी करना क्राइम है। भाई ऐसे इस तरीके के डिफेंसेस को हम अलाउ नहीं करेंगे। और इसने जो भी एक्ट किया ना, मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है ये गुड फेथ में था कि उसे नहीं पता था, सच में उसको नहीं पता था कुछ ऐसा, मतलब उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि वो गलती ना करे, पर फिर भी वो गलती हो गई, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया। बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी बाउंड इन डूइंग सच एक्ट, उसको लग रहा था कि वो बाउंड है, कि उसको एक्ट करना है। बाउंड कब आएगा? लॉ के अंदर उसको लग रहा था, उसकी लॉफुल ड्यूटी लग रही थी उसको, या फिर उसको जस्टिफाइड लग रहा था कि मुझे ये अभी यहाँ पर करना चाहिए, कि अगर कोई अपराधी अपराध करके भाग रहा है मेरे सामने तो मुझे ये जस्टिफाई लगा कि मैं उसको पकड़ लूँ, पर रियलिटी में वो तो अपराधी था ही नहीं, वो तो पुलिस वाला था जो उस अपराधी के पीछे भाग रहा था। तो ये क्या हुआ? मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ। पनिशमेंट होती है, अगर मैं किसी पुलिस वाले को उसका काम करते हुए अगर मैं उसे रोकूं तो ये एक क्राइम है। ठीक है। अब एक्स दौड़ रहा था, चोर, पुलिस वाला उसके पीछे दौड़ रहा था, इसने पुलिस यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी, मुझे नहीं पता था। ठीक है, मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैंने थेफ्ट को तो भागते हुए नहीं देखा, पर इस पुलिस वाले को भागते हुए देखा। इसके पीछे एक इंसान और आ रहा था जिसका सामान चोरी हुआ था, ये और धीरे धीरे भाग रहा था चोर चोर करते हुए। तो मुझे लगा कि ये इस पुलिस वाले को, जो कि मुझे नहीं पता लग पा रहा क्योंकि उसने कपड़े नहीं पहने थे अपने पुलिस के, वो सिविल ड्रेस में था, कि मुझे नहीं पता लग पाया कि ये पुलिस है और मैंने इसको पकड़ लिया। अब ये जाए, अब ये मेरे खिलाफ, अब ये मेरे को ही पकड़ के मेरे को ही जेल में डाल दे, तुमने मेरे को ड्यूटी करते हुए रोक लिया, तो मैं कहूँगी यहाँ पर मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ है। मुझे ये जस्टिफाई लगा कि मैं आपको रोक लूँ, मुझे नहीं पता था आप पुलिस वाले हो क्योंकि आपने यूनिफॉर्म नहीं पहनी हुई। और ये एक जस्टिफाइड एक्ट है कि अगर किसी क्राइम, अगर किसी पर्सन को, या फिर बाउंड बाय लॉ भी होता है, सीआरपीसी के अंदर लिखा है कि ये एक पर्सन की ड्यूटी है कि अगर कोई अपराधी उसके सामने कोई अपराध करे है तो उसको रोके या फिर उसकी इन्फॉर्मेशन दे, या फिर उसको अपने पास, अगर उसके पास इतना फोर्स है तो उसको पकड़ के अपने पास भी रख ले कि वो क्राइम ना कर पाए। ठीक है। A soldier fired on a mob by order of his superior। ए को उसके सुपीरियर से ऑर्डर मिले हैं कि फायर करो मॉब पे, जो भीड़ है उस पर गोली वोली चला दो, तान दो, मार दो सबको, इन कंफर्मिटी विद द कमांड ऑफ द लॉ। और उसको लगा कि ये जो कमांड सुपीरियर दे रहा है
ये लॉ के अंडर ही दे रहा है, उसको आगे से ऑर्डर मिले हैं कि ऐसा करना है तभी वो दे रहा है। तो ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस, तो ए ने तो कोई ऑफेंस नहीं किया, बाउंड बाय लॉ था वो। सुपीरियर जो सबॉर्डिनेट है वो सुपीरियर की कमांड को मानने के लिए क्या है, बाउंड है। ठीक है। ए ने मॉब पर भीड़ पर गोली चलाई क्योंकि उसके सुपीरियर ने उसे कहा था, और उसे ये पता ही नहीं था कि सुपीरियर ने ये अपनी मर्जी से कहा है। तो लॉ के तहत ए ने कोई क्राइम नहीं किया, मिस्टेक को फैक्ट हुआ है यहाँ पर कि उसे लगा कि सुपीरियर ने जो ऑर्डर दिया है वो अथॉरिटी के थ्रू ही दिया होगा, पर रियलिटी में उसके सुपीरियर ने उसको ये जो ऑर्डर था ये अपनी मर्जी से दिया था। बी, मिस्टेक ऑफ फैक्ट के ही कुछ इलिस्ट्रेशंस हैं। ए एन ऑफिसर ऑफ एन कोर्ट ऑफ जस्टिस बीइंग ऑर्डर्ड बाय कोर्ट टू अरेस्ट वाई, कोर्ट and after due inquiry believing Z to be Y arrested Z, A has committed no offense। अब इसमें क्या कहना चाह रहा है ये, कोर्ट ऑर्डर दिया है किसको, इस पुलिस वाले को कि जाओ जा करके एक्स को पकड़ कर लेकर आओ। ये गया पुलिस वाला गांव में पकड़ने के लिए एक्स को। अब उसने गांव में जाके पूछा, मान लो एक्स का नाम है राम, उसने गांव में जाके पूछा क्या तुम राम हो। तो यहाँ पर एक्स का नाम है राम और ये पुलिस ऑफिसर गया इसके गांव में और इसने पूछा कि राम कौन है। तो इसने बताया जो कि एक वाई है, उसने बोला मैं राम हूँ, मेरा भी नाम राम है। एक जेड है उसका नाम भी राम है, एक एस है उसका नाम भी राम है। तो यहाँ पे बहुत सारे राम नाम के लोग थे। तो यहाँ पे इसे लगा कि ये जो वाई है यही वो पर्सन है जो जिसे मुझे अरेस्ट करना है। तो इसने वाई को एक्स समझकर अरेस्ट कर लिया। तो यहाँ पर क्या हुआ है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ है। किस चीज़ का मिस्टेक ऑफ फैक्ट, कि उसने वाई को एक्स समझ लिया। अब इसके बाद में मान देते हैं एक्सीडेंट पे। नथिंग इज एन ऑफेंस विच हैपन्स ड्यू टू एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून, गलती से हुआ है, मिसफॉर्च्यून और विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज, ना कोई क्रिमिनल इंटेंशन थी ना ही कोई नॉलेज थी। द डूइंग ऑफ अ लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन्स एंड विद प्रॉपर कॉशन एंड केयर। लॉफुल मैनर में मैंने वो चीज़ करी, लॉफुल मीन्स से मैंने वो चीज़ करी और पूरी जो मुझे सावधानी बरतनी थी, केयर मुझे करनी थी वो मैंने करी। उसके बाद अगर किसी तरीके का एक्सीडेंट हो जाता है तो उस चीज़ में मैं एक डिफेंस ले सकती हूँ कि मैंने क्राइम नहीं किया है। जैसे कि जो ए है उसने इज़ एट वर्क विद हैचेट, मतलब जो हथौड़ी भी होती है एक तरफ से और एक तरफ से कुल्हाड़ी होती है, उसको हम बोलते हैं हैचेट। तो द हेड flies off and kills a man who is standing by here if there was no want of proper caution on the part of A। मतलब कि अगर उसने अपने चारों तरफ नेट वगैरह लगा रखा है कि अगर ये यहाँ पे काम कर रहा है तो यहाँ से कुछ भी सामान उड़ के इधर उधर कहीं ना जाए, तो हम इसको बोलेंगे इसने प्रॉपर केयर और कॉशन से काम किया हुआ था। और नेट लगाने के बाद भी अगर ऐसा कुछ हो जाता है कि वो सामान उड़ के बाहर चला जाता है, किसी इंसान को लग जाता है, तो उस केस में यहाँ पर एक्सीडेंट आ जाएगा कि मैंने पूरी केयर कॉशन
लॉफुल मीन्स लॉफुल मैनर में वो सारी चीज़ें कर रही थी, कुछ भी इलीगल नहीं था, तो उस केस में डिफेंस मिल जाएगा। नेसेसिटी, एन एक्ट इज नॉट एन ऑफेंस विच इज डन विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन टू कोज हार्म। नेसेसिटी थी, ज़रूरी था ये काम करना। जैसे ये बहुत सारे घर आपस में चिपके हुए हैं, झोपड़ियाँ हैं ये सारी, इस झोपड़ी में आग लग गई। अब मुझे पता है कि ये सारी चिपकी हुई झोपड़ियाँ हैं, इसमें आग जो लगी है ये फैल के यहाँ तक भी आएगी, तो मैंने क्या करा, इन दो घर को बचाने के लिए मैंने बीच की इस झोपड़ी को तोड़ दिया। मैंने हार्म पहुँचाया, इलीगल करा मैंने, पर क्या ये करना ज़रूरी था? हाँ बिल्कुल करना ज़रूरी था, ताकि ये दो घर भी बच सकें। अगर मैं ये एक्ट नहीं करती तो इससे क्या होता, बाकी ये दो घर भी जल जाते, मतलब सारे ही घर जल जाते। तो यहाँ पर नेसेसिटी थी, ठीक है। एन एक्ट इज़ नॉट एन ऑफेंस विच इज़ डन विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन टू कोज हार्म। मैंने एक ऐसा एक्ट किया, मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी हार्म करने की, ठीक है। एंड इन गुड फेथ फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग अदर हार्म। मैंने गुड फेथ में वो काम किया, और क्यों किया? गुड फेथ मतलब मेरी इंटेंशन अच्छी थी, मैंने ड्यू केयर की ली थी, मैं सारी चीज़ों को समझ रही थी, अटेंशन थी मेरी हर चीज़ों पे। फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग, क्या करना चाहती थी मैं? रोकना चाहती थी। और अवॉइडिंग अदर हार्म, टू परफॉर्म टू अवॉइडिंग, या रोकना चाहती थी, बचाना चाहती थी, अदर हार्म टू पर्सन और प्रॉपर्टी, किसी पर्सन को या फिर प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो किसी भी बहुत बड़े हार्म को होने से बचाने के लिए अगर मैंने कोई छोटा सा काम कर दिया, जिस बड़ा छोटा हार्म किया, तो वो क्राइम नहीं है, वो नेसेसिटी थी वहाँ पर। ए इन अ ग्रेट फायर पुल डाउन हाउसेज इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द conflagration from spreading. He does this with the intention in good faith for saving human life or property. Here, if it will be found that the harm to be prevented was of such a nature and so imminent as to excuse A's act, A is not guilty of that offense. कि वो जो हार्म होना था उसको प्रिवेंट करने के लिए जो ए ने एक्ट किया है वो ज़रूरी था, ठीक है। तो ए को कोई ऑफेंस नहीं, ए ने जो एक्ट किया उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा। वही एग्जांपल है जो मैंने अभी आपको समझाया। एक्ट ऑफ चाइल्ड टेंडर एज, ठीक है। अ क्राइम इज़ डिवाइडेड बाय एज, 7 साल से कम, 7 साल से 12 साल के बाद और 12 साल से बाद वाले क्राइम्स, ठीक है। इन दोनों केसेस में डोली इनकैपेक्स वाला रूल लग जाता है, मतलब 7 ईयर से कम वाले तो क्राइम किसी भी बच्चे ने करे तो हम उसको क्राइम मानते ही नहीं हैं, चाहे उसके पास नॉलेज है, इंटेंशन है, कुछ भी है, नहीं है, ठीक है। 7 साल से 12 साल के बच्चों के बीच में हम देखते हैं कि क्या उसके पास समझने की ताकत थी, चीज़ों को क्षमता थी क्या उसके पास, और 12 साल के बाद वाले में भी वही चीज़। Below 7, nothing is an offence which is done by a child below 7 years of age because he does not have sufficient maturity of understanding to judge the nature and consequences of his act and conduct. Dolly incapax. ये डोली इनकैपेक्स और डोली कैपेक्स के ऊपर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप इन चीज़ को देख के रखना कि डोली इनकैपेक्स क्या होता है, किस एज के बच्चों के साथ होता है, मतलब बिलो 7 ईयर्स के लिए होता है ये, ठीक है। 7 से 12 साल के बच्चों के बीच में क्या है, द कल्पेबिलिटी डिपेंड्स ऑन वेदर द चाइल्ड अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्ट। क्या वो समझ पा रहा है? अगर वो समझ पा रहा है तो क्राइम, नहीं समझ पा रहा तो क्राइम नहीं है। 12 ईयर से ज़्यादा वाले में अ चाइल्ड इज़ प्रिज्यूम टू बी अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्ट। प्रिज्यूम कर लेंगे कि उसको ये चीज़ पता है, अगर उसको ये चीज़ नहीं पता तो उसके बाद भी क्राइम नहीं है, और पता है तो क्राइम है, प्रिज्यूम तो कर ही रखा है हमने। तो यहाँ पर प्रूफ करना होगा कि जो चाइल्ड है उसे नहीं पता, ठीक है, नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्ट, कि वो क्या क्राइम कर रहा है और उस क्राइम को करने से क्या कॉन्सिक्वेंसेस, क्या इफेक्ट पड़ेगा,
इंसैनिटी, हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है, तो इसको छोड़ देते हैं, इस पहले थे इंसैनिटी पे। नथिंग इन एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इज इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट और वट इज हिज डूइंग इज एदर रॉन्ग और अगेंस्ट द लॉ। एक तो वो अनसाउंड माइंड है, उसको नहीं पता क्या है, समझ ही नहीं सकता वो कि क्या चीज़ चल रही है। ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, वो क्या एक्ट कर रहा है उसको नहीं पता, वो चोरी कर रहा है, किसी को मार रहा है या खुद ही सुसाइड करने जा रहा है, कूदने जा रहा है, ठीक है। और व्हाट इज़ डूइंग इज़ एदर रॉन्ग और अगेंस्ट द लॉ, कि जो चीज़ कर रहा है वो गलत है या फिर लॉ के अगेंस्ट है, प्रोहिबिटेड है, पनिशेबल है, मुझे कुछ नहीं पता, तो वो इंसैनिटी। X is of unsound mind is accused of slashing Y's throat. According to X, he just wanted to play prank with Y. He wanted to hide Y's head while Y was sleeping, and that is why he took it and planned to return Y head once he got up. Here, X can claim defense of insanity, and he is unable to understand the nature and consequences of the act. X ने Y का सिर ही काट दिया कि उसको लगा कि ये जब ये सो रहा है, मैंने इसका सिर काट दिया सोते हुए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके साथ प्रैंक कर रहा हूँ कि जब ये सो के उठेगा तो इसको जब यूँ लगेगा इसका पर तो सर ही नहीं है, फिर मैं इसको इसका सर लौटा दूँगा बाद में, ठीक है। तो ये क्या है, एक्स का पागलपन, कि इसको पता ही नहीं है कि वो क्या एक्ट कर रहा है, उसके एक्ट करने से वो मर गया है। अभी वो सोच रहा है वो सो के उठेगा तो मैं उसको फिर वो मैं देखूंगा उसका रिएक्शन कि उसको क्या रिएक्शन रहेगा, इसका अगर सर नहीं दिखेगा उसे तो कैसे रिएक्ट करेगा, वो चिल्लाएगा, गुस्सा करेगा, डर जाएगा, ठीक है। इंटॉक्सिकेशन, नशे की वजह से कुछ गलत किया, और वो नशा वॉलेंट्री नहीं होना चाहिए, अपनी इच्छा से नहीं होना चाहिए। नथिंग इन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट इज़ बाय रीज़न ऑफ इंटॉक्सिकेशन इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट। इंटॉक्सिकेशन होने की वजह से उसको वो क्या एक्ट कर रहा है उसको ये नहीं पता, मर्डर कर रहा है, थेफ्ट कर रहा है। नेचर ऑफ द एक्ट मतलब ये ट्रेसपास कर रहा है, हर्ट कर रहा है वो किसी को, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन कर रहा है। या इसके अलावा कोई और एक्ट कर रहा है, ठीक है। और द फैक्ट दैट व्हाट ही इज़ डूइंग इज़ रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू लॉ, कि और वो जो भी कुछ कर रहा है वो, या फिर उसको ये भी नहीं पता कि वो जो कर रहा है वो गलत है या फिर लॉ के अगेंस्ट है, प्रोहिबिटेड है लॉ के अंदर। हाउएवर दिस थिंग दैट इंटॉक्सिकेशन हिम शुड हैव बीन एडमिनिस्टर्ड टू हिम विदाउट हिज नॉलेज और अगेंस्ट हिज विल। वो इंटॉक्सिकेशन में है पर वो इतनी चीज़ें समझ पा रहा है कि उसको किसी का मर्डर नहीं करना, उसको किसी को थप्पड़ नहीं मारना, उसको किसी पे चिल्लाना नहीं है, गाली नहीं देनी, तो उस केस में हम उस पर सज़ा इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम उसके एक्ट से पता लग जाएगा कि ये इंटॉक्सिकेशन तो है पर कंप्लीट इंटॉक्सिकेशन भी नहीं है कि ये समझ ही ना पाए कि ये क्या कर रहा है, ठीक है। वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन इज़ नॉट अ डिफेंस। A had a breakup. To solace him, X's friends took him to a bar and got him drunk. While returning from bar, X can over someone walking with a footpath due to reckless driving. During prosecution, X took the defense of intoxication. However, the defense of intoxication cannot be availed by X as the thing which intoxicated him was not administered to him against his will. इस एग्जाम्पल में क्या कहना चाह रहा है, X है, बेचारे का ब्रेकअप हुआ, रो रहा है, इसका दोस्त आया, भाई अरे भाई क्या हुआ, फिर ये इसको बताता है कि भाई मेरा ब्रेकअप हो गया, बंदी छोड़ के चली गई, तो कहता है चल भाई हम दोनों बार में चलते हैं, चल मैं तेरे को बियर पिलाता हूँ, थोड़ा थोड़ा चिल हो जाएगा। तो यहाँ पर
वाई एक्स को लेकर गया बार में, दोनों ने बियर पी बहुत सारी। इसके बाद एक्स ड्राइविंग करके घर गया और यहाँ पर इसने क्या करा, फुटपाथ पे लोग सो रहे थे, उनके ऊपर गाड़ी चला दी। और ये मर गए। तो एक्स कोर्ट में जाके डिफेंस ले कि मुझे तो वाई ने दारू पिलाई थी, मैंने तो अपनी मर्जी से दारू नहीं पी थी। तो ये डिफेंस नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वाई एक्स को उसकी मर्जी से लेकर गया था, ज़बरदस्ती नहीं लेके गया था। ना वाई ने एक्स को पीने से फोर्स करा, ना वाई ने एक्स को कोई धमकी दी कि तू नहीं पिएगा तो देख मैं क्या करता हूँ, मार दूंगा तेरे को, ये। ठीक है। प्राइवेट डिफेंस, तुमने अपने बचाव में कुछ किया, कोई तुम्हें मारने आ रहा था, तुमने अपने बचाव के लिए उसी को धक्का दिया कि भाई तुम मेरे को मारने मत आ। ठीक है। ये यहाँ पर ये जो एक्स है ये मारने जा रहा था इस वाई को, तो एक्स इससे पहले वाई को मारता, वाई ने इसको दूर से धक्का दे दिया जोर से कि भाई तू मुझे मत मार। अब हुआ ये, एक्स गिर गया और एक्स के सर में लग गई चोट। तो क्या वाई प्ली नहीं ले सकता प्राइवेट डिफेंस की? बिल्कुल ले सकता है जी, कैसे नहीं ले सकता। पर अगर ये तो हो गया एक एग्जाम्पल। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ये एक्स है, ये वाई है। वाई आ रहा था इसके पास चाकू लेके कि आज मैं तेरे को मार दूंगा, आज मेरे को बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है। वाई के पास थी गन, इसने निकाल ली गन। अच्छा बेटा मेरे को मारेगा। वाई वहीं डर गया और वो वहीं से भागने लग गया कि नहीं भाई मेरे को तो नहीं मरना, इसके पास तो गन है तो मेरे को मार देगा। जब ये वाई भाग ही रहा था इस डायरेक्शन में, एक्स ने गोली चला दी वाई के पैर पे। क्या ये प्राइवेट डिफेंस है? ये तो भाग ही रहा था। जब ये भाग रहा था तो इसका राइट टू प्राइवेट डिफेंस यहीं ख़त्म हो गया था। उसके बाद अगर ये कुछ करता है तो ये प्राइवेट डिफेंस में नहीं आएगा और इसको प्राइवेट डिफेंस की प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। नथिंग इज नोन विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज बेस्ड ऑन द कार्डिनल प्रिंसिपल दैट it is the primary duty of a man to help himself. Self-preservation is a prime instinct of every human being. सेल्फ प्रिजर्वेशन तो हमारा अंदर है, खून में ही अपने आप ही करते हैं हम अपनी प्रोटेक्शन। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ ह्यूमन ऑफ द बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी। अब प्राइवेट डिफेंस तुम किसका कर रहे हो? सिर्फ अपनी बॉडी का? तुम्हारी प्रॉपर्टी का भी। कोई तुम्हारे घर में चोरी करने आ रहा है, तुमने उसको चोर को मारा, उसको भगाया, ये भी प्राइवेट डिफेंस में आएगा। तुमने अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा करी है, सिर्फ अपनी बॉडी और अपनी प्रॉपर्टी की नहीं, किसी और की बॉडी और किसी और की प्रॉपर्टी की मैंने सुरक्षा करी, तो वो भी प्राइवेट डिफेंस के अंदर आएगा। ये हस्बैंड है, इसके साथ वाइफ जा रही है, कोई इसकी वाइफ को छेड़ेगा तो इसकी वाइफ ने नहीं मारा पर इसके हस्बैंड ने मार दिया, तो ये प्राइवेट डिफेंस नहीं आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। क्या सिर्फ मैं अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा करूँगी? नहीं, तो किसी और की प्रॉपर्टी की भी रक्षा कर सकती हूँ, और उसके लिए मैंने अगर कुछ एक्ट किया तो वो भी प्राइवेट डिफेंस में आएगा। एवरी पर्सन हैज़ अ राइट सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शन टू डिफेंड। रिस्ट्रिक्शंस हैं कि क्या रिस्ट्रिक्शन है? एक्स तो मार रहा है थप्पड़, ठीक है, और तुमने अपने बचाव में निकाला चाकू और घोंप दिया एक्स के अंदर पेट में। ये प्राइवेट डिफेंस है? रीजनेबल है? नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, सर्टेन रिस्ट्रिक्शन है कि जितने फोर्स की ज़रूरत है अपने आप को बचाने के लिए उतना ही करना है, उससे ज़्यादा एक्सीड भी नहीं करना है। और ये एक्सीड करना है नहीं करना, कितना मेरे को अपने बचाने के लिए ज़रूरत है,
ये डिपेंड करेगा हर केस में कि सिचुएशन कैसी थी, क्या जो तुमने एक्ट करा वो एक्सीड किया है या फिर रीजनेबल है, कितना तुम्हें करना चाहिए था। फर्स्ट तो एवरी पर्सन क्या डिफेंड कर सकता है, पहला तो अपनी खुद की बॉडी एंड द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। तो और इसके अलावा अपनी बॉडी या फिर किसी और की बॉडी को, पर्सन को प्रोटेक्ट करना है अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। तो ऐसे किसी भी ऑफेंस है जो कि ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट करते हैं, जैसे रेप, मर्डर, सेक्सुअल असॉल्ट एटसेट्रा, जितने भी ऑफेंसेस हो गए ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड, उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए। सेकेंडली द प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल, चाहे वो प्रॉपर्टी मूवेबल है या फिर इमूवेबल है। मूवेबल मतलब जिसको हम हिला डुला सकते हैं, इमूवेबल जैसे लैंड लेके उठा के कहीं पे जा सकते हो क्या, हनुमान हो तुम, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी। पेड़ ले जाओगे उठा के, जब तक उसको काट नहीं देते, काट जैसे ही तुमने पेड़ को काट दिया वो मूवेबल बन गया, पर उससे पहले क्या था, वो इमूवेबल। ठीक है। बिल्डिंग, अब तो बिल्डिंग के कुछ स्ट्रक्चर्स इस तरीके से आने लग गए हैं कि तुम खोल के फटाक से एक बिल्डिंग बना ली तुमने वहाँ पे और तुम वहाँ रह रहे हो, तो एक मूवेबल स्ट्रक्चर रहेगा। पर जो अभी तक हमारे इंडिया में बिल्डिंग्स बनती हैं तो वो सब क्या है, इमूवेबल स्ट्रक्चर है, उसको तुम ले जा नहीं सकते। तो प्रॉपर्टी को तुम बचा रहे हो, चाहे टीवी, फ्रिज, कुछ भी हो, ये सब हो, या फिर अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, अपने लैंड को बचा रहे हो तुम। किससे, किसकी, ऑफ हिमसेल्फ, अपनी या फिर किसी अदर पर्सन की। अगेंस्ट एनी एक्ट विच इज़ एन ऑफेंस फॉलिंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ थेफ्ट। प्रॉपर्टी के अगेंस्ट वाले थेफ्ट कौन से होंगे, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट वाले ऑफेंस कौन से होंगे, थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास, ये सारे क्या हैं, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होने वाले क्राइम्स हैं जो कि पनिशेबल हैं और उन सबको मैं रोक सकती हूँ। और विच इज़ एन अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट, या फिर तुम चोरी करना चाहते थे, रॉबरी करना चाहते थे, मिसचीफ करना चाहते थे, और या फिर क्रिमिनल ट्रेसपास करना चाहते थे। राइट टू प्राइवेट डिफेंस अपहोल्ड्स अ प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन, कि तुम खुद की रक्षा कर रहे हो। हाउएवर टू गेट द बेनिफिट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, एक्ट डन इन प्राइवेट डिफेंस शुड बी प्रोपोर्शनेट। बताया ना मैंने, इक्वल होना चाहिए। वो थप्पड़ मारा, तुमने चाकू मार दिया, टू द हार्म फेस्ड, एक्ट शोड अ नाइफ टू वाई एंड आस्क वाई टू हैंड ओवर ऑल द वैल्यूएबल ही इज हैविंग टू एक्स। X took out a revolver from his pocket. After seeing the revolver, X started running away. In spite of that, Y fired from the revolver, hitting X on his back, which causes X's death. Here, the force used by Y on the pretext of the self-defense was not proportionate to the threat possessed by X. Hence, he cannot claim the benefit under the right of self-defense. एग्जाम्पल वही है, दोबारा से बता देते हैं। एक्स आया वाई के पास चाकू दिखाते हुए, तुम्हारे पास जो भी है वो मुझे दे दो। वाई ने हंसती जैसे स्माइल करी, दांत दिखाते हुए, है चाकू से डरा रहा है। इसने निकाली अपनी पिस्तल। अब बता क्या चाहिए तेरे को। एक्स डर गया, हैं ये क्या है, और ये भागने लग गया। यहाँ पे वाई ने पिस्तल से मार दी इसको और ये मर गया यहाँ पे, डेड। तो वाई अगर ये प्ली ले कि मैंने सेल्फ डिफेंस में इसको मारा, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, प्रोपोर्शनेट नहीं होगा। जितनी फोर्स की ज़रूरत थी अपने आप को प्रोटेक्ट करने की, ये उसने उससे ज़्यादा यूज़ करी। जैसे इसने वाई ने गन दिखाई, तो ये हम मान सकते हैं प्राइवेट डिफेंस में था। जैसे इसने गन चलाई, ये भाग रहा था जब, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सीडिंग ऑफ सेल्फ, एक्सीडिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, और ये अलाउड नहीं है।
इनकोहेट और इनकम्प्लीट ऑफेंसेस, कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जो इनकम्प्लीट है पर फिर भी उनके लिए पनिशमेंट है। कॉन्स्पिरेसी, मैंने किसी को मारने के लिए साजिश करी है, साजिश रची है, एग्रीमेंट बनाया है, 2 या 2 से ज़्यादा लोग हैं, खुद ही मैं साजिश कर रही हूँ बैठ के, तो कॉन्स्पिरेसी कहलाएगी। 2 या 2 से ज़्यादा लोग तो हों कि मैं उससे कहूँ कि देख ऐसे ऐसे करेंगे, एक्स को मारेंगे, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अबेटमेंट, अबेटमेंट का मतलब है एक्स ने वाई को अबेट किया। अबेट, अबेट क्या अबेट कि उकसाया। जाकर उसी को मार, देख ये कैसा है, ये बहुत बुरा है, ये तेरे बारे में बुरी बुरी बातें करता है, इसने वैसा किया था, इसने वैसा किया था, तो ये क्या है, ये भी एक क्राइम है कि तुम क्राइम करने के लिए उकसा नहीं सकते किसी को। अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस ऑन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी फॉर्म्स इनकोहेट क्राइम। इन केस ऑफ इनकोहेट क्राइम अ पर्सन इज पनिश फॉर अ गिल्टी इंटेंशन। और यहाँ पे हम पनिश क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसकी गिल्टी इंटेंशन है। हम क्राइम को रोकना चाहते हैं एक्चुअल क्राइम को होने से पहले ही, तो इसीलिए हमने यहाँ पर सिर्फ गिल्टी इंटेंशन पे ही यहाँ पर क्या कर दिया, पनिशमेंट इम्प्यूट कर दी। एक जनरल रूल था, सिर्फ मैंसरिया इज नॉट पनिशेबल, कि सिर्फ अगर मैंसरिया है तो हम उसको पनिश नहीं करेंगे। पर यहाँ पर और सिर्फ मैंसरिया उसको पनिश क्यों नहीं कर रहे थे हम, रीज़न क्या था, क्योंकि कोई इंसान क्या सोच रहा है, हमें नहीं पता चल पा रहा। नहीं पता चल पा रहा ना, ठीक है। यहाँ पर मैंने अपनी इंटेंशन, ए ने अपनी इंटेंशन बी को बताई कि हम सी को मारेंगे। मैंने तो अपनी इंटेंशन बता दी, पता तो लग गई मुझे। अब कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे, तुम्हारी गिल्टी इंटेंशन थी तुम्हारी, तुमने एग्रीमेंट करा मिलकर, दोनों ने साइन करे इसके ऊपर कि सी को मारेंगे हम मिलके। ये क्या है, कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। क्राइम को करने के लिए तुम दोनों ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया। रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, जरूरी नहीं लिख के साइन वाइन करें ऐसा कुछ, ठीक है। अबेटमेंट, क्राइम करना चाहते हो तुमने वाई को इंस्टिगेट करा, जाके सी को मार, पता लग गई तुम्हारी इंटेंशन कि तुम चाहते हो कि सी मरे, तो इसीलिए यहाँ पर हम इसको पनिश भी कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें पता लग पा रही है इंटेंशन क्या है, और वो इंटेंशन सही नहीं है, गिल्टी इंटेंशन है। मार्क द वर्ड। अबेटमेंट एंड अबेटमेंट आर टू डिफरेंट थिंग। अबेटमेंट एंड अबेटमेंट, हेल्पिंग द पर्सन हु इज डूइंग रॉन्ग थिंग, तो ये है अबेटमेंट जो कि पनिशेबल है आईपीसी के अंदर। किसी सूट का ख़त्म हो जाना, एंड ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। ये वर्ड्स को मार्क कर लेना, ये वर्ड्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। क्राइम के अंदर जो क्वेश्चंस बनेंगे ना, तुम्हें बता रखा होगा कि ये चीज़ क्राइम है और ये चीज़ क्राइम नहीं है। आपको बस ये चीज़ें समझनी है कि हम किस चीज़ को क्राइम समझें और किस चीज़ को क्राइम नहीं समझें। इसको क्राइम हम क्यों समझ रहे हैं, किसको हम प्राइवेट डिफेंस मान रहे हैं और किसको प्राइवेट डिफेंस नहीं मान रहे हैं, क्या हम मिस्टेक ऑफ लॉ मान रहे हैं और क्या हम मिस्टेक ऑफ फैक्ट मान रहे हैं और क्या हम मिस्टेक ऑफ लॉ मान रहे हैं। मिस्टेक ऑफ फैक्ट के लिए हम पनिशमेंट नहीं देते हैं और मिस्टेक ऑफ लॉ के लिए हम पनिशमेंट दे देते हैं। तो तुम्हें लॉ नहीं पता, उसके लिए पनिशमेंट है।
अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, वी हैव टू कवर द सिलेबस, थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाती है अब हमारी। अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस एंड पर्सन हु डज नॉट हिमसेल्फ कमिट अ क्राइम, इसने खुद क्राइम नहीं करा, मे हावर कमांड, दूसरों को बोल रहा है करो तुम ये, अर्ज कर रहा है, कमांड मतलब कि ये सुपीरियर है और इस छोटे को बोल रहा है अपने से, और सी को लग रहा है कि मेरी ड्यूटी के मुझे ये करना है, ठीक, कमांड कर रहा है कि करो तुम जाके ये हो गया कमांड करना। अर्ज कर रहा है प्लीज़ कर लो, हाथ जोड़ के पैर जोड़ के कह रहा है वो। एनकरेज कर रहा है, हाथ जोड़ के पैर जोड़ के कुछ नहीं कह रहा, जाओ तुम करो ये काम, तुम में बहुत क्षमता है, तुम मार सकते हो इसको, ठीक है। अब एनकरेज नहीं कर रहा, इंड्यूस कर रहा है, कान भर रहा है उसके, सी देखो सुनो ऐसा है, ये बी को मारना तुम जा, मतलब बी ऐसा है, बी वैसा है, तुम्हारे बारे में ऐसा सोचता है, मैं होता तो मार ही देता उसको जाके। इंड्यूस कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ मार दो इसको जाके, इसने मेरे साथ बहुत गलत किया है बी ने, तुम मार दो इसको, मेरा बदला लो तुम। हेल्प, सी जा ही रहा था बी को मारने, ए ने कहा अरे डंडे से क्या होगा, ये लो चाकू लेके जाओ, इससे मारना बी को। अ थर्ड पर्सन टू कमिट एन ऑफेंस इज सेड टू हैव कमिटेड द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट, ये थर्ड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन, इस थर्ड पर्सन को इसने कमांड किया है, अर्ज किया है, एनकरेज किया है, इंड्यूस किया है, रिक्वेस्ट करी है या फिर मदद करी है किसी काम को, ऑफेंस को करने के लिए। ऑफेंस जो पनिशेबल है, प्रोहिबिटेड है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ है और उसकी पनिशमेंट भी है। घर में तुम्हें नॉन वेज नहीं खाना, ये भी प्रोहिबिटेड है, पर क्या प्रोहिबिटेड बाय लॉ है? नहीं। तो जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है वो चीज़ नहीं करनी है और जिसके लिए पनिशमेंट दी हुई है। When considering the law related to abatement, the requirements of mens rea is essential for liability. mens rea होना ज़रूरी है ना, गलत ऑफेंस को करने के लिए हम उकसा रहे हैं, गलत काम करने के लिए, अनलीगल एक्ट करने के लिए, ओमिशन करने के लिए, कि इलीगल अबेटर वो जो दूर से गलत करने के लिए उकसाता है, खुद नहीं करेगा कुछ, दूसरों से करवाएगा। अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस कैन बी कमिटेड इन 3 वे। अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन, उकसाना, ए ने कहा बी को जाओ ताकि जेड को मार दो। अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी, ए और बी दोनों ने मिलकर बी जेड को मारना चाहते हैं। अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी में और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में क्या डिफरेंस है? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी वही खत्म हो जाती है जब हमने एग्रीमेंट कर लिया कि हम जेड को मारेंगे। अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी में एक्ट भी हुआ है और मैं जेड को मार कर भी आई हूँ। मैं क्यों मार के आऊँगी, सॉरी ए ने मारा है जेड को, ठीक है। अबेटमेंट बाय इंटेंशनल एडिंग विच कैन बाय एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन। इंटेंशनल एड किया है, मदद करी है, हेल्प करी है कि वो काम ही ना कर पाए, या तो किसी एक्ट करने के लिए या फिर इलीगल ओमिशन के लिए। इलीगल ओमिशन कैसे? ये पुलिस वाला है, इसकी ड्यूटी है कि यहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहा है रात में, कि अगर कोई गाड़ी वगैरह जाती है जिसमें कोई इसने ड्रग पिए, मतलब कुछ इलीगल कोई लेकर जा रहा है अपनी गाड़ी में कुछ भी, तो ये उसको पनिश करेगा। अब इसको बोला बी ने कि भाई हमारी एक गाड़ी जाएगी रेड कलर की, उस गाड़ी को तुम रोकना मत, अपनी ड्यूटी मत करना, इलीगल ओमिशन कर देना, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इलीगल ओमिशन। अब उसने क्या कहा
यहाँ पे फाटक लगा रहता है कि हमारी लाल कलर की गाड़ी जाएगी, अपने एक्ट से एक तो उसको रोकना मत और ये फाटक खोल देना। तो ये क्या है? इलीगल एक्ट, इंटेंशनल एड। इसको पुलिस वाले को पता है हमारी गाड़ी जाएगी, इसमें हथियार हैं, वेपन्स हैं, इलीगल वेपन्स हैं, कोई लीगल वेपन नहीं है, कोई पुलिस वालों के वेपन्स नहीं आने चाहिए। ठीक है, प्राइवेट पर्सन था ये। इसके अगर इसकी जगह किसी सीनियर ने इसके बोला होता कि इस रोड से इस टाइम पर जिप आएगी जिसके अंदर हमारे लिए बंदूकें वगैरह होंगी, सीनियर है इसका, पुलिस वाला है, हमारे लिए लीगल है, उसने बोला कि इस कार को जाने देना, क्या ऑफेंस है? नहीं है। वो अबेटमेंट है? नहीं है। पर यहाँ पर प्राइवेट पर्सन ने बोला, या तो एक्ट नहीं करने के लिए या एक्ट करने के लिए। तो ये क्या हो गया? अबेटमेंट। इंस्टिगेट करा तुमने किसी गलत काम को करते हुए, मदद करी तुमने। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, वही एग्रीमेंट, दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में। When two or more person agree to do illegal act or an act which is not illegal by illegal means, if an illegal act is even merely incidental to the object of conspiracy, then it may amount to criminal conspiracy. ये क्या हुआ है? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुआ। असेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के असेंशियल इंग्रेडिएंट क्या है? दो या दो से ज़्यादा लोग होने चाहिए। खुद बैठ के मैं कुछ भी कह रही हूँ उससे कुछ नहीं होता। एग्रीमेंट होना चाहिए दोनों के बीच में, इलीगल एक्ट के लिए एग्रीमेंट होना चाहिए, या फिर वो काम तो लीगल करेंगे पर इलीगल तरीके से करेंगे। लीगल काम इलीगल तरीके से, ये क्या कहना चाहते हो? मतलब ए ऑफिसर, बी इसका चेला, सर्वेंट, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो रखा है। ये जो ऑफिसर है ये गवर्नमेंट ऑफिसर है, ये अपनी फाइल लेकर आया एक्स कि मेरी ये फाइल पास करा दो। इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो रखा है। कोई भी इंसान आए फाइल लेकर, उससे क्या तुम्हें लेना है? घूस। और वो जो घूस मिलेगी उसका 80% मेरा, 20% तुम्हारा। ये जो एग्रीमेंट है इलीगल काम को करने के लिए है। अब इलीगल तरीके से हो रहा है, मतलब कि फाइल को तो पास करने का काम है ही, लीगल काम है ना, कि ए के पास अगर कोई फाइल आई है वो हर तरीके से सही है, सारे डॉक्यूमेंट उसके सही हैं, तो उसको पास करें और उसको ए को वापस, इसको एक्स को वापस कर दें, तो लीगल काम है वो। उसने कुछ इलीगल नहीं करा, पर उसके बदले क्या ले रही है? घूस। तो लीगल काम हो रहा है इलीगल तरीके से पैसे लेकर। In criminal conspiracy, mere agreement without any overt act is sufficient to impose the liability. Without any overt act का मतलब है कि इन्होंने कोई एक्ट नहीं करा, अगर इन्होंने सिर्फ एग्रीमेंट भी कर दिया घूस लेने का आपस में, और ये एग्रीमेंट भी किसी को मिल गया, एग्रीमेंट या तो इन्होंने ओरल करा, किसी ने सुन लिया, तो ये भी क्या है? पनिशेबल। क्या है? पनिशेबल। तब हम आ जाते हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी पे। कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। कन्फाइनमेंट करना मतलब दीवारों के बीच में रोक लेना, चार दीवारी में रोकना कि इंसान जा ही ना पाए यहाँ से बाहर। रिस्ट्रेन मतलब ये रास्ता है, कोई इंसान यहाँ से जा रहा था, मैंने इसको जाते जाते ही रोक दिया यहीं पे, ये हो गया रिस्ट्रेन करना कि अभी यहाँ ना जा पाए। मैंने इसको कन्फाइन करा किसी चार दीवारी में नहीं, कि जिस जगह जा रहा था उस जगह जाते इसको रोक लिया। जैसे हम चींटियों के साथ करते हैं, ये बेचारी चींटियाँ चल रही होती हैं, हमने बीच में यहाँ पे कोई पत्थर रख दिया, अभी जा ना पाए यहाँ से।
ठीक है, तो ये क्या है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। क्रिमिनल फोर्स और असोल्ट, तुमने कोई फोर्स या फिर असोल्ट किया है क्रिमिनली, किडनैपिंग करी है, एब्डक्शन करी है, ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट है ये सारे ऑफेंसेस। ठीक है, सेक्सुअल ऑफेंसेस कोई हुए हैं या फिर अननेचुरल ऑफेंस हुए, सेक्शन 377। इसके सेक्शन 377 के कुछ पार्ट को स्टक डाउन कर दिया गया है और कुछ पार्ट अभी भी, स्टक डाउन नहीं कहेंगे हम इसको, रीड डाउन कहेंगे। स्टक डाउन में हम वही पूरी सेक्शन को ही ख़त्म कर देते हैं, पर अभी सेक्शन 377 अभी भी आईपीसी में है। इसका मतलब हमने कुछ ऑफेंस को उसके अंदर उसको रीड डाउन कर दिया कि अब ये ऑफेंस नहीं है, पर इसके अलावा कुछ कुछ ऑफेंस, कुछ कुछ एक्ट ऐसे हैं अभी भी सेक्शन 377 के अंदर जो भी ऑफेंस हैं। तो हमने सेक्शन 377 को पूरा रिपील नहीं किया है। गॉट इट। कल्पेबल होमिसाइड मतलब कल्पेबल मीन पनिश करना और अनलॉफुल। होमी मतलब ह्यूमन बीइंग और साइड मतलब किलिंग। तुमने एक ह्यूमन बीइंग को मार दिया। ठीक है, देखो दो चीज़ें हैं। मैंने बंदूक से इंटेंशनली सी के माथे पे रखी और मार दिया। नॉलेज थी कि सी मरी जाएगा इस गन से, इसके यहाँ पे रखी तो, और सी मर भी गया, तो ये क्या हो गया, मर्डर। अब मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी, नॉलेज नहीं थी, मैंने क्या किया, एक गड्ढा करा ग्राउंड में, इस ग्राउंड को ढक दिया और बिल्कुल वैसा कर दिया, घास वास लगा दी, उगा दी कि जैसे किसी को लगे ये नॉर्मल ग्राउंड ही है। अब मेरी इंटेंशन थी कि कोई भी इसमें गिर के मर जाए। मेरी इंटेंशन ये नहीं थी कि सी मरे, एक्स मरे, वाई मरे, पर्टिकुलर पर्सन को मारने की कोई इंटेंशन नहीं थी। जो भी आए कोई भी मर जाए। सी आया, यहाँ पे खड़ा हुआ, ये ज़मीन हिलने लग गई, गड्ढे में गिर गया और सी मर गया। तो ये है कल्पेबल होमिसाइड। इंसान को तो तुमने मारा ही है। अगर मर्डर के इंग्रेडिएंट्स प्रूव नहीं हो पाते कि इसने ही मर्डर किया है, तो हम उस पर चार्ज लगाते हैं, किसका, कल्पेबल होमिसाइड का। पहले हम देखते हैं क्या मर्डर किया है, अगर नहीं तो तुमने किसी इंसान को तो मारा ही है, चाहे तुमने इंटेंशन थी नहीं थी, तुम्हारी गलती थी, पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगी। ठीक है, ये सारे ऑफेंस को पढ़ते हुए हमें एक ये चीज़ याद रखनी है जो जनरल एक्सेप्शंस थी, मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, इंटॉक्सिकेशन, इंसैनिटी। ठीक है, डोलिन कैपेक्स, डोली कैपेक्स, गॉट इट। इसके अलावा जो भी थी प्राइवेट डिफेंस, ये सारी जनरल एक्सेप्शंस को हमें हमेशा माइंड में रखना है इन सारे सेक्शंस को पढ़ते हुए। अब हम पढ़ते हैं कल्पेबल होमिसाइड। होमिसाइड मीन्स किलिंग ऑफ मैन बाय मैन। मैन बाय मैन मतलब एक वुमेन ने दूसरी वुमेन को मारा तो क्या वो होमिसाइड नहीं होगा? उसका मतलब नहीं है। मैन का मतलब मैन एंड वुमेन दोनों इंक्लूड होते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी थर्ड पर्सन वगैरह सब इंक्लूड हो जाएंगे। इंडिविजुअल पर्सन को, ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं हम, कि एक ह्यूमन बीइंग ने दूसरे ह्यूमन बीइंग को मारा।
होमिसाइड में भी लॉफुल और अनलॉफुल। होमिसाइड लॉफुल भी होता है और अनलॉफुल। होमिसाइड लॉफुल कैसा है कि कोर्ट ने बोला है जल्लाद को कि इसको एक्स पे फांसी पे लटका के मार देना, जिंदा ना बचे ये। जज ने बोला है, ये जल्लाद को बोला है कि मार देना। ये हो गया लॉफुल होमिसाइड। एक आदमी ने, एक इंसान ने दूसरे इंसान को मारा, ये लॉफुल होमिसाइड है। इसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है, इसके लिए पनिशमेंट है। कल्पेबल होमिसाइड में किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग बाय अनदर ह्यूमन बीइंग विच इज पनिशेबल बाय वो लॉ। ठीक है, एक ह्यूमन बीइंग ने दूसरे ह्यूमन बीइंग को मारा जो कि लॉ के अंदर क्या है, पनिश्ड है। ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड बट ऑल कल्पेबल होमिसाइड आर नॉट मर्डर। एक जनरल टर्म है कल्पेबल होमिसाइड। उसके बाद है मर्डर। अगर कल्पेबल होमिसाइड के इंग्रेडिएंट्स पूरे हो गए तो हम मर्डर की तरफ गए जाएंगे, या फिर इसका उल्टा कह लेते हैं, अगर मर्डर के इंग्रेडिएंट्स पूरे नहीं हुए